नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं डॉक्टर स्निग्धदीप शाह, होम्योपैथिक कंसल्टेंट, कोलकाता से। आज हम एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है हेयर रीग्रोथ। हेयर रीग्रोथ क्या चीज होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको बॉल्डनेस दिखाई दे रहा है स्कैल्प में, कोई कारण से बाल झड़ रहे हैं या झड़ चुका है ऑलरेडी, आप मेल पैटर्न बॉल्डनेस आपका या फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस आपका फॉर्म हो चुका है। लाइक मैं एग्जांपल शो करता हूँ, लाइक दिस। इसको बोलते हैं नॉर्वुड चार्ट ऑफ मेल पैटर्न हेयर लॉस। ये यहाँ पर ग्रेडेशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं कैसे ग्रेड से खाली होते हुए जाता है ये। और ये है लुडविग चार्ट ऑफ फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। फीमेल केसेस में कैसे पैटर्न हेयर लॉस होते हैं। अगर ये पैटर्न हेयर लॉस आपको फॉर्म हो रहा है या सीधी भाषा में आपको बॉल्डनेस की तकलीफ आ रही है, तो उसको हेयर रीग्रोथ कैसे किया जाए विथ होम्योपैथी मेडिसिन के साथ, मैं आज वही बोलने जा रहा हूँ। 5 बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन फॉर हेयर रीग्रोथ। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है, कोई भी पैथी साइंस के ऊपर नहीं होता। अगर ये ऐसे केसेस में देखा जाएगा कि अगर बहुत दिनों से बॉल्डनेस आपका फॉर्म हो चुका है, कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, ज्यादातर केसेस में देखा जाता है कि वहां पर हेयर फॉलिकल्स डैमेज्ड या डेड हो चुके होते हैं। अगर कोई फॉलिकल डेड हो चुका है तो उसको वापस लाने का बहुत कुछ चारा है नहीं। लेकिन अगर फॉलिकल्स अभी तक जिंदा है तो हम वहां पर डेफिनेटली रीग्रोथ करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन। अभी फॉलिकल जिंदा है कि नहीं या डेड हो चुका है, ये कैसे आप जानेंगे? इसको जानने के लिए बहुत आसान तरीका कुछ है नहीं, क्योंकि जनरली कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास एक मशीन्स होते हैं। एक मशीन डर्माटोस्कोप बोलते हैं उसको, या ट्राइकोस्कोप बोलते हैं। उसके हेल्प से हम स्कैल्प चेक करते हैं। फर्स्ट स्कैल्प में देखा जाता है कि वहां पर कोई फॉलिकल्स जिंदा है कि नहीं है, स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन कैसा है, डैंड्रफ की कोई इश्यूज है कि नहीं, लाइस की कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। बहुत सारे वेरियस चीज हम वो डर्माटोस्कोप से देख सकते हैं। जैसे मेरे पास भी एक है डर्माटोस्कोप, उसके हेल्प से हम पहले डायग्नोसिस करते हैं कि स्कैल्प में हेयर फॉलिकल्स जिंदा भी है कि नहीं है। अगर जिंदा है तो उसको रीग्रोथ करने की डेफिनेटली थोड़ी सी आशा बच जाती है। तो रीग्रोथ का प्रोसीड्यूर कैसा है? रीग्रोथ के बहुत सारे प्रोसीड्यूर्स होते हैं। आज मैं थोड़ा फोकस करूंगा होम्योपैथी मेडिसिन के ऊपर, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट एक प्रोसीड्यूर होता है, पीआरपी एक प्रोसीड्यूर होता है, डर्मा स्टैम्प बोल के एक थेरेपी आता है जो हमारी क्लिनिक में भी होता है। ये सारे प्रोसीड्यूर है। लेकिन अगर आप ये सारे प्रोसीड्यूर फॉलो नहीं कर पा रहे हैं या कोई ट्रीटमेंट में जा नहीं पा रहे हैं, कोई मॉनिटरी प्रॉब्लम से या कहीं पर है आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, इन दिस सिचुएशंस आप हेयर रीग्रोथ के लिए होम्योपैथी मेडिसिन ट्राई करके देख सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली ये बात ध्यान रखना जरूरी है, प्रोवाइडेड ऑफ द फैक्ट के फॉलिकल्स आपके जिंदा है। तो अगर फॉलिकल्स जिंदा है, एक्यूट आपको हेयर लॉस हो रहा है, जैसे टेलोजन एफ्लुवियम में जैसे डिलीवरी के बाद बहुत हेयर फॉल हो गया या केमोथेरेपी के बाद बहुत हेयर फॉल हो गया, सडनली एक्यूट स्टेज है, मतलब वहां पर हेयर तो फॉल हो रहा है लेकिन अंदर के फॉलिकल्स, उसका रीग्रोथ का पावर अभी भी जिंदा है। इन दिस केसेस हम हेयर रीग्रोथ करवा सकते हैं। तो पहला जो मेडिसिन इस केस में हम मेंशन करेंगे उसका नाम है नेट्रम म्यूर। नेट्रम म्यूर जनरली 200 पावर में आप यूज करते जाएंगे, दिन में एक बार करके 3 से 4 महीना, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा थोड़ा रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा। तो नेट्रम म्यूर देने के लिए कुछ सिम्टम्स ध्यान रखना जरूरी होती है। लाइक नेट्रम म्यूर, हर एक कोई पेशेंट को नेट्रम म्यूर हम नहीं दे सकते। जो पेशेंट हॉट पेशेंट्स होते हैं, लाइक जिनको गर्मी ज्यादा लगती है, प्यास उनका ज्यादा है, नमकीन खाना ज्यादा पसंद करते हैं, इनफैक्ट इतना नमकीन खाना पसंद करते हैं कि खाने के साथ एक्स्ट्रा सॉल्ट लेने की भी उनको आदत होती है, मेंटली थोड़ा रिजर्व्ड टाइप के होते हैं, इजीली बहुत सारे लोगों के सामने वो रोते नहीं हैं, और ग्रज को होल्ड कर सकते हैं। मतलब कोई भी अगर तकलीफ उनको है, किसी के अगेंस्ट बहुत ग्रज है, तो वो बहुत दिनों तक होल्ड कर सकते हैं नेट्रम म्यूर पेशेंट्स। और थोड़े डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर
वो डिप्रेशन उनको खाया जाता है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते इजीली। ऐसे केसेस पे नेट्रम्यूर हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। स्पेशली डिलीवरी के बाद नेट्रम्यूर बहुत काम आता है, अगर डिलीवरी के बाद हेयर फॉल हो रहा हो तो। नंबर 2 मेडिसिन इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस नेट्रम्यूर से कुछ हद तक उसका सिमिलरिटीज है, कुछ डिसिमिलरिटीज है। फॉस्फोरस पेशेंट्स, इनको ठंडा खाना बहुत पसंद है, लाइक कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ये सारी चीज फॉस्फोरस बहुत पसंद करते हैं। नेट्रम्यूर से उल्टा है ये, फॉस्फोरस थोड़ा एक्सट्रोवर्ट है, ज्यादातर लोगों से इजीली घुल मिल जाते हैं, इजीली फ्रेंडशिप कर पाते हैं सबके साथ, थोड़ा फ्लैम्बॉयंट टाइप के और एक्स्ट्रा वेगन टाइप के ये होते हैं। फॉस्फोरस पेशेंट्स को भी नमकीन खाना बहुत पसंद है, इनफैक्ट खाने के साथ एक्स्ट्रा सॉल्ट लेना उनको बहुत पसंद है। जनरली फॉस्फोरस पेशेंट्स दिखने में थोड़े लंबे होते हैं और सामने की तरफ झुके हुए हैं, स्टूप शोल्डर्स होते हैं, फेयर स्किन होते हैं और जनरली ब्लू या ग्रीन आइज, या इंडिया में उतना नहीं मिलता ब्लू ग्रीन आइज, लेकिन ऐसे कम्प्लेक्शन इनका क्लियर होता है और थोड़े लंबे होते हैं और फाइन टेक्सचर्स हेयर होते हैं। ऐसे केसेस में फॉस्फोरस यूज किया जा सकता है, वो भी 200 पावर में 3 से 4 महीना। थर्ड जो मेडिसिन है उसका नाम है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम पेशेंट फॉस्फोरस से उल्टा है। लाइकोपोडियम पेशेंट, अच्छा फॉस्फोरस इस केस में मैं बोल के रखता हूँ कि फॉस्फोरस चिली पेशेंट्स होते हैं, मतलब ठंड उनको ज्यादा लगती है। लाइकोपोडियम में भी ये सिमिलरिटी है, लाइकोपोडियम को भी ठंड ज्यादा लगती है, लेकिन ये फॉस्फोरस से डिसिमिलर कैसा है, ये इनको गर्म खाना ज्यादा पसंद है, हॉट खाना, वार्म फूड, वार्म ड्रिंक्स लाइकोपोडियम बहुत पसंद करते हैं, और साथ में इनको नमकीन के बजाय मीठा ज्यादा पसंद होती है। लाइकोपोडियम पेशेंट्स थोड़े डरपोक टाइप के होते हैं, थोड़े माइजर मतलब जो खर्चा इजीली नहीं करना चाहते, वैसे टाइप के होते हैं, थोड़ा डिक्टेटोरियल टाइप के होते हैं। लाइक एक बार उन्होंने जो डिसीजन ले लिया, घर में किसी को पूछने की वो जरूरत फील नहीं करते और अपना डिसीजन फाइनल डिसीजन, ऐसे टाइप के पेशेंट्स होते हैं लाइकोपोडियम। फोर्थ जो मेडिसिन है, फोर्थ मेडिसिन का नाम है सल्फर। सल्फर लाइकोपोडियम की तरह ही मीठा पसंद करता है, लेकिन सल्फर पेशेंट्स हॉट होते हैं, मतलब इनको गर्मी ज्यादा लगती है, नहाना नहीं चाहते, ये एक पिक्यूलियर सिम्टम है सल्फर पेशेंट्स का। बहुत क्लमजी रहते हैं, मतलब जहां पर काम कर रहे हो, वर्क डेस्क हो या पढ़ाई कर रहे हो, सब इधर उधर बिखरा हुआ रहता है, बुक्स बिखरा हुआ रहता है, फाइल्स बिखरे हुए रहते हैं, उनको वैसा ही पसंद है। थोड़े क्लमजी नेचर के हैं, थोड़े डर्टी नेचर के हैं, नहाना नहीं चाहते इजीली, तो ऐसे पेशेंट्स को सल्फर दिया जा सकता है। सल्फर देने का एक चीज ध्यान रखिएगा, सल्फर को 200 पावर में इजीली मत यूज कीजिए, क्योंकि सल्फर का बहुत सारा साइड इफेक्ट हो सकता है। स्पेशली बहुत सारे लोग सल्फर मेडिसिन से एलर्जिक होते हैं, उनके केसेस में भी सल्फर में थोड़ा दिक्कत आ सकती है। तो सल्फर को आप 30 पावर में यूज कीजिए, वो सेफ पावर है सल्फर के लिए। 3 से 4 महीने यूज कीजिए, अगर थोड़ा थोड़ा रिग्रोथ दिखना चालू हो जाता है तो उसको कंटिन्यू करना, या तब पावर बढ़ा के कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये हो गया सल्फर। और फिफ्थ जो मेडिसिन है, बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन इस लिस्ट में, उसका नाम है विज़बेडेन। विज़बेडेन बेसिकली बहुत प्रूवन मेडिसिन नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि ये एक छोटा मेडिसिन है, इसका बहुत ज्यादा प्रूविंग हुआ नहीं है। लेकिन जहां प्रूविंग हुआ है, क्लिनिकल जो रिजल्ट मिले हैं इसका, तो उसमें देखा गया है विज़बेडेन जनरली हेयर को ग्रोथ करने के लिए और ये हेयर को डार्कर करने के लिए यूज किया जाता है, और सक्सेसफुली बहुत सारे केसेस में यूज किया जा सकता है। विज़बेडेन देने के लिए कोई स्पेसिफिक सिम्टम की जरूरत नहीं है, दूसरे मेडिसिन के साथ भी आप विज़बेडेन दे सकते हैं या सिंगल विज़बेडेन भी दे सकते हैं। विज़बेडेन को 200 पावर में यूज कीजिए। लेकिन बाद बाकी जो 4 मेडिसिन मैंने बोला, नेट्रम्यूर, फॉस्फोरस, लाइकोपोडियम एंड सल्फर, ये सारे देने के लिए डेफिनेटली दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। होम्योपैथी में एक बात होती है कॉन्स्टिट्यूशनल या माइजोमेटिक मेडिसिन, ये बहुत डीप एक्टिंग मेडिसिन होती हैं। इसमें सिलेक्शन अगर गलत हो गया तो फायदे के जगह नुकसान भी हो सकता है। तो देने से पहले कुछ पॉइंट्स देख के दीजिए। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1, नेट्रम्यूर नमकीन पसंद है, रिजर्व नेचर के होते हैं, इजीली लोगों के सामने रोते नहीं है, ग्रज को होल्ड कर सकते हैं, थोड़े डिप्रेशन में इनको रहने की आदत होती है। फॉस्फोरस नमकीन पसंद है, लेकिन
चिली पेशेंट, मतलब ठंड ज्यादा लगती है इनको। ये एक्स्ट्रावेगेंट, फ्लैम्बॉयंट टाइप के, एक्सट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, लोगों से घुल मिल जाते हैं इजीली, ठंडा खाना पसंद है, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक इनको ज्यादा पसंद आती है। लाइकोपोडियम ठंड, चिली पेशेंट है, मतलब ठंड ज्यादा लगती है। लाइकोपोडियम को थोड़े माइजर टाइप के होते हैं ये, इनको मीठा खाना ज्यादा पसंद होता है, गर्म खाना खाना ज्यादा पसंद होता है। ये सारे पॉइंट्स के ऊपर लाइकोपोडियम दिया जा सकता है। और डिक्टेटोरियल टाइप के होते हैं, खुद जो डिसीजन लिया वही फाइनल, घर में बाकी से डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे टाइप के होते हैं लाइकोपोडियम पेशेंट्स। और सल्फर हॉट पेशेंट्स, मतलब गर्मी ज्यादा लगती है, मीठा खाना ज्यादा पसंद है इनको, क्लमजी नेचर के होते हैं, जहां काम करते सब बिखरा हुआ पड़ा रहता है, रेगुलर नहाते नहीं है। और एक चीज हो सकती है सल्फर के केस में, स्किन डिजीज का सप्रेशन का एक हिस्ट्री हो सकता है, लेकिन आजकल बहुत सारे केसेस में देखा जाता है, अगर स्किन डिजीज हो गया तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे या कोई एलोपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे। जनरली एक टेंडेंसी होती है क्रीम ऑइंटमेंट ऐसा प्रिस्क्राइब करने की, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है सब केसेस में, अगर क्रीम या ऑइंटमेंट ऊपर से लगाया जाता है तो केसेस सप्रेस्ड हो जाते हैं, मतलब तब के तब सिम्टम तो चले जाते हैं, लेकिन बाद में वो ज्यादा करके वापस आने की उसकी टेंडेंसी एक रहती है किसी किसी के बॉडी में। अगर ऐसा हिस्ट्री कहीं पर मिले, स्किन डिजीज का सप्रेशन हुआ हो ऐसे ऑइंटमेंट से, तो सल्फर उसके साथ साथ अगर कंस्टिट्यूशनल सिम्टम्स मिले तो सल्फर उन केसेस पे अच्छा काम कर सकता है। अच्छा, ये तो हो गया 5 मेन मेडिसिन। अभी इसके साथ साथ 2 बोनस मेडिसिन मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे मैं अपने हर वीडियोस में बोलता हूँ। तो ये बोनस मेडिसिन में 2 मेडिसिन को याद रखिएगा। एक है नंबर 1 जैबोरेंडी मदर टिंचर। जैबोरेंडी मदर टिंचर, ये दोनों ही जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन है, मतलब ऊपर से बाहर से लगाया जा सकता है। जैबोरेंडी मदर टिंचर को आप 30 या 40 ड्रॉप्स रोज रात को सोने से पहले स्कैल्प में डालेंगे और धीरे धीरे से मसाज करेंगे तो स्कैल्प का सर्कुलेशन बढ़ता है जैबोरेंडी से, ये देखा गया है। तो कंस्टिट्यूशनल खाने वाला मेडिसिन के साथ साथ आप ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, फायदा ही होगा, नुकसान बहुत ज्यादा कुछ नहीं होगा। अच्छा, इस केसेस में मैं एक चीज स्पेसिफाई करके बोलना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों में देखा गया है, एक टेंडेंसी है या बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे बाजार में मिलते हैं जो ऑयल के साथ जैबोरेंडी को मिलाकर एक मिक्सचर प्रस्तुत किया जाता है और उसको एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए दिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जानना बहुत जरूरी है आपका स्कैल्प टाइप क्या है। अगर आपका स्कैल्प टाइप ऑयली है ऑलरेडी पहले से, ऑयली कहाँ का पर होता है, जैसे सेबोरिक डर्मेटाइटिस जिनका होता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी का प्रॉब्लम जिनको होता है, थायराइड का प्रॉब्लम जिनको होता है, जिनका टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ रहता है फीमेल केसेस में, इन केसेस में देखा गया है कि जनरली स्कैल्प का टाइप ऑयली होने की टेंडेंसी ज्यादा रहती है। तो अगर स्कैल्प टाइप ऑयली है और बाहर से आप फिर से ऑयल लगा रहे हैं, वेदर इट इज जैबोरेंडी के साथ और कुछ भी किसी की चीज के साथ, तो आपका डैमेज ज्यादा होगा हेयर। तो स्कैल्प टाइप पहले जान लीजिए। स्कैल्प टाइप अगर आपका ड्राई है तो ही ऑयलिंग कीजिए, स्कैल्प टाइप आपका अगर ऑयली है तो डेफिनेटली आप ऑयल से दूर रहिए। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोल दिया कि जैबोरेंडी एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए। दूसरा जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो है कैंथेरिस। कैंथेरिस कहाँ पर काम करता है, अगर स्कैल्प में लाइस की प्रॉब्लम हो, ये लाइस या जुए बोलते हैं जिसको हिंदी में, तो लाइस की प्रॉब्लम होती है या बहुत ज्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, ऐसे केसेस में कैंथेरिस जैबोरेंडी से बेटर काम करती है। जैबोरेंडी नॉर्मल स्कैल्प के लिए है, कैंथेरिस थोड़े डैंड्रफ वाले स्कैल्प या जुए वाले स्कैल्प, यहाँ पर एक्सटर्नल एप्लीकेशन में मदद करती है। इसका काम भी, एक्सटर्नल एप्लीकेशन का काम दोनों का सेम ही है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना स्कैल्प में। सर्कुलेशन अगर बढ़ेगा तो स्कैल्प में डीएचटी का डिपॉजिट नहीं होगा। जो डीएचटी मैं इलाबोरेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मेडिकल पर्सन के साथ साथ नॉन मेडिकल पर्सन भी मेरे वीडियोस देखते हैं। तो डीएचटी एक हार्मोन है जो डिपॉजिट होता है स्कैल्प में और उसके वजह से हेयर फॉलिकल्स छोटे होने लगते हैं, मिनिएचराइजेशन बोलते हैं उसको। तो ज्यादा इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है। तो डीएचटी को प्रोडक्शन अगर वो डिपॉजिट इजीली ना हो पाए, इसके लिए इंपॉर्टेंट है ब्लड सर्कुलेशन स्कैल्प का ठीक रहना। तो दोनों जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन मैंने कहा, जैबोरेंडी एंड कैंथेरिस, ये दोनों ही एक्सटर्नल एप्लीकेशन को एज एक्सटर्नल एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं और ये स्कैल्प में बेहतर सर्कुलेशन करता है। तो ये हो गया 5 बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन फॉर हेयर रीग्रोथ अलॉन्ग विद 2 बोनस मेडिसिन। लेकिन ध्यान रखिएगा, फॉलिकल्स अगर आपके जिंदा है तो ही हेयर रीग्रोथ होंगे। फॉलिकल्स अगर जिंदा नहीं है
तो जितना भी कुछ कर लीजिए हेयर रिग्रोथ नहीं होगा। एनीवे, तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। अगर कोई आसपास कॉस्मेटोलॉजिस्ट है वहां पर जाके पहले स्कैल्प टेस्ट करवा सकते हैं। स्कैल्प टेस्ट करके स्कैल्प टाइप जान सकते हैं, अपना फॉलिकल जिंदा है कि नहीं है वो भी जान सकते हैं। कोई कोलकाता से अगर ये वीडियो देख रहा हो तो मेरे यहाँ पर भी स्कैल्प टेस्टिंग होता है, जिसमें पता लगता है कि स्कैल्प टाइप ऑयली है कि नहीं, या स्कैल्प में कोई डैंड्रफ की इश्यूज हैं, या स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन कैसा है। हर एक चीज के लिए, हर एक टाइप के लिए अलग अलग कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान होता है। एक ही ट्रीटमेंट प्लान सबके केस में काम नहीं करेगा। सो पहले नो योर स्कैल्प टाइप, अकॉर्डिंग टू दैट नो योर पर्सनैलिटी, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, सिम्टम्स मिलाइए, उसके साथ अगर ये मैच करता है तो ये सारे मेडिसिन आप लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम दूसरा एक टॉपिक के ऊपर। तो नमस्कार।